हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज आपको पता ही है कि आज से क्लासेस हो रही हैं। 12 बजे मैंने पॉलिटी की क्लास ली है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। उसमें से पैडागॉजी पूरा प्योर वहाँ से पैडागॉजी पूछा जाता है। क्लास 7 चल रहा है और अभी हम कर रहे हैं हिस्ट्री। आपको पता ही है कि मैंने क्लास 6 क्लास 7 की एसएसटी पूरी मतलब बेसिकली पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है और अभी हमारा क्लास 8 का चल रहा है, वो भी 6 चैप्टर। और इसमें टोटल 8 चैप्टर है। तो आप समझ सकते हो कि 2 दिन बाद आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री। बट इतना मत सोचो कि मैं इसके बाद से रुक जाऊंगी या मैं क्लास नहीं लूंगी। इसके बाद से आप सभी का दोबारा से शॉर्ट्स रिवीजन चलेगा, मतलब 6, 7, 8, ताकि एग्जाम तक आप पूरे एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। आपका पूरा टॉपिक्स आप भी मेहनत करोगे, साथ में मैं भी आप सभी के लिए करूंगी। ये कंप्लीट होने के बाद से पहले मैंने डिटेल में पढ़ाया, फिर हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं नोट करूंगी, खुद से पेज पे लिख के आप सभी के लिए वो लेकर आऊंगी। और लास्ट में वन लाइनर तो है ही, पीवाईक्यू भी करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। तो अभी बीच में थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो गई, इसलिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें थोड़ा सा आपको भी पता है कि बैलेंस नहीं हो पाया। बट कोई ना, फिर से स्टार्ट करेंगे। गला खराब है तो मैनेज कर लीजिएगा अगर वॉइस क्लियर ना आए तो, क्योंकि मैं अगर गला का सोच के वेट करूँ कि चलो 1 हफ्ते बाद स्टार्ट होगा तो बहुत डिले हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये आपका नए एनसीईआरटी का है 2023-24। तो यही न्यू एडिशन से ही मैं आपको पढ़ाती हूँ, क्योंकि यहीं से आएगा। बाकी पुरानी किताबें हट चुकी हैं। तो आप लोग भी जहाँ से अगर कहीं से पढ़ रहे होगे तो देख लेना न्यू एडिशन की किताब है या नहीं। एक चीज़ मैं क्लियर कट बोलना चाहूँगी, जितने लोग भी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 में, या फिर किसी का मैथ साइंस सब्जेक्ट होगा आपके दोस्त का, इतना मान के चलो कहीं भी किसी भी कोचिंग में पढ़ लेना, बट एनसीईआरटी के अलावा आपका पेपर क्लियर नहीं हो सकता है, ये फैक्ट है। और आपने 1 बाय 1 मैंने एनसीईआरटी की पूरी क्लास, अभी तक एक दिन भी जो ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको एनसीईआरटी ना प्रोवाइड की हो। एनसीईआरटी ही पढ़ने से आपका पेपर क्लियर होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैराथन कुछ भी नहीं। ठीक है। तो पिछली बार 1 लाख पास हुए थे, उसके बाद उसके जो बाकी बच्चे लोग थे ना, वो केवल मैराथन पे डिपेंड थे। मैराथन करो, बट पहले वाली भी तो मेहनत होनी चाहिए ना। पहले आप पूरा अच्छे से पढ़ लो, लास्ट में मैराथन तो रिवीजन के लिए होता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ एनसीईआरटी ही करना है, और मैं इसीलिए मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट किया था। और पूरी एनसीईआरटी आप जाकर देख लो यूट्यूब पे, आपको कोई भी 1 बाय 1 एनसीईआरटी नहीं पढ़ाएगा। सभी लोग थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स में से उठा के दे देंगे और पता चला सीटेट ने पूछ लिया यहाँ से। इसलिए मैं आपको 1 बाय लाइन पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे भी तो नहीं पता कि इस बार सीटेट के आप क्वेश्चन, अगर सबको पता हो कि क्वेश्चन पेपर ये बनने वाला है, तो ये जो इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ये आप सभी को पेपर ना दे दें, सारे बच्चे पास हो जाए। आप सोचो उनके मतलब कि कितने सारे लोग जो हैं, 22-25 लाख 50-50 लाख व्यूज आते हैं, और पास हुआ है केवल 1 लाख बच्चा। उनके यहाँ के भी बच्चे फेल हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जा रही, ये रियलिटी है। और यहाँ से आपको अगर फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, एक तो फ्री का कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, सोचना है फ्री में मिल रहा है, अभी ये पैसे में मिलता तो आप लोग उसकी रिस्पेक्ट करते। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नोट्स नहीं बना रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं। प्लीज़ मेहनत जरूर करें। देखिए मेरा जितना मेरे से होगा मैं उतना पूरा करूंगी, बट आपका ही मेहनत होगा। अगर आप पास होते हैं तो ये टोटल आपकी मेहनत है और कुछ नहीं। ठीक है। तो देखो आज का जो टॉपिक है, हो गई सारी बातें, और आज का टॉपिक है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ये 6 चैप्टर है, और क्लास इसी में का जो 8वां चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वो भी देखना, क्योंकि उसमें पूरा आपको एक पूरा मतलब कि जो जो चीज़ें पूछी गई ना अभी तक, वो भी उसमें मिलेगा। यहाँ से पूछना है, यहाँ से ही पूछा जाता है। जैसे कि आज हम मैकाले के बारे में पढ़ेंगे, महात्मा गांधी की शिक्षा नीति के बारे में विचार क्या थे, रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन हो गया, वुड डिस्पैच हो गया, डायरेक्ट पूछा हुआ है। बट मैं आपको डायरेक्ट तो पढ़ाऊंगी नहीं, पहले मैं आपको ये टॉपिक समझाना चाहूंगी, और यहां से भी पूछ सकता है। सबसे पहले देखो, आपने पहले के टॉपिक्स में हमने पढ़ लिया कि ब्रिटिश शासन के कारण जो राजा, नवाब, किसान, आदिवासी पर बहुत इफेक्ट पड़ा है, इसके पहले आपने पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, विद्यार्थी के जीवन पे क्या असर पड़ रहा है, देसी जनता को सभ्य कैसे बनाएंगे अगर हम राष्ट्र को शिक्षित करेंगे, तो आखिर में जो स्टूडेंट्स लाइफ है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। और विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर कंट्रोल नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था अंग्रेजों को कि एक सांस्कृतिक मिशन भी है, और वे मानते थे कि देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके कल्चर को, उनके मान्यताओं को बदलना है। तो आज टोटल जो है हम यही पढ़ने वाले हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछेगा। भाषाविद सबसे पहले याद रखना क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानकार और विद्यार्थी होता है। तो आप में से कितने लोग हैं भाषाविद, बताइए। हिंदी इंग्लिश के अलावा क्या आपको कोई और लैंग्वेज भी आती है, तो प्लीज़ मुझे बताएं। तो ये होता है भाषाविद।
अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो सबसे पहले अंग्रेज जो थे, आपको पता होना चाहिए कि हमारे एजुकेशन को किस तरीके से देखते थे। थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्लास, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक वीडियो में एक पूरा टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इसमें ना ये थोड़ा सा बहुत लेंदी टॉपिक है। वैसे भी हम क्लास 8 पढ़ रहे हैं, छोटा टॉपिक तो होगा नहीं। देखो अंग्रेज का मैं बेसिकली बताऊं तो अंग्रेजों को लगता था ना कि भारतीयों को जो है वो मतलब वो बेसिकली चाहते थे ना इंग्लिश की तरफ लेकर जाना, कि अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। और वो ये भी सोचते थे कि मतलब कि जो इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर भी कैसी प्रतिक्रिया दी, मतलब भारतीय लोग कैसा सोचते थे कि अंग्रेजी के बारे में, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले प्राच्यवाद की परंपरा, और आपको पता होगा विलियम जोन्स के बारे में, जो कि भाषाविद था। भाषाविद का मतलब इसको बहुत सारे भाषाएं आती थी, और यहाँ पर देखो ये फारसी सीख रहा है। तो प्राच्यवाद की परंपरा क्या थी कि 1783 में विलियम जोन्स, ये रहा ये व्यक्ति अभी जिसके बारे में मैंने बात की, कलकत्ता आए और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात हुआ। कानून का माहिर तो था ही, साथ में ये भाषाविद था, मतलब इसको बहुत सारी भाषाएं आती थी। इसने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था, फ्रेंच और अंग्रेजी भी जानता था। और यहाँ पर देखो ये इसका दोस्त है, इससे ये अरबी सीख रहा है। अरबी सीखने के अलावा ये फारसी भी सीख लिया है। अब बताओ इसको कितने सारे लैंग्वेज आ रहे हैं। तो ये हुआ ना भाषाविद। कलकत्ता में आने के बाद वो रोजाना जो है घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत के बारे में भी जानकारी लेता था। सोचिए, कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंक गणित, चिकित्सा विज्ञान, अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। किसने? जोन्स ने। जोन्स ने पाया कि उस समय जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते हैं। जोन्स को लगा कि जैसा मैं हूं वैसे और भी बहुत सारे हैं जो कि इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे कि जो हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नैथानियल हॉलबेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे, क्योंकि वो संस्कृत फारसी में लिखा था, तो इन्होंने उसका ज्ञान किया पहले। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया, और ये क्वेश्चन यहीं से उठाया हुआ था। आप सोचिए, अगर मैं ये पूरी कहानी ना पढ़ती, डायरेक्ट लेके चली जाती महात्मा गांधी पे और मैकाले पे, तो ये पॉइंट छूट जाता। इसीलिए आप जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, उतनी बार आपको नई नई चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेगी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया है बताइए? जोन्स ने। और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया इसी ने। तो एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन और ये सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये दोनों पॉइंट प्लीज कॉपी में नोट करो, ठीक है। अब देखो, जोन्स और कोलब्रुक जो है वो भारत के प्रति एक खास तरह का इनका रवैया था। ये भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा मतलब काफी रिस्पेक्ट रखते थे, और इनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी। मतलब पहले जो है ये काफी एक अपनी ऊंचाई पर थी, बट वो तो पतन इसका बाद में हो गया क्योंकि लोगों ने इसको कंट्रोल करना स्टार्ट किया। मतलब इन दोनों की राय में ऐसा था कि भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। अब देखो फारसी संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, तो ये बोल रहे थे कि अगर हमको इनका जो कानूनी ग्रंथ है, जो इनका पवित्र ग्रंथ है, इसको समझने के लिए हमारे पास भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है, और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। तो ये इन दोनों का मतलब काफ़ी रिस्पेक्ट रखते थे भारतीय का जो प्राचीन सभ्यता है उसके प्रति। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने लगे, उसकी व्याख्या किए, उसके अनुवाद किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुटे। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी तो अपने विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगा। इस प्रक्रिया में अंग्रेज जो हैं भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे, ठीक है। एक तो अंग्रेजों को भी पता चलेगा और दूसरा भारतीयों को भी पता चलेगा। तो ये थे जोन्स और कोलब्रुक। अब इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी
कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को मतलब काफ़ी अप्रिसिएट किया जाए। संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए जो इंस्टीट्यूट है उनकी स्थापना होना चाहिए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वहीं पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं। मतलब जैसे कि अभी मैं हूँ या आप हैं तो हमें बोला जाता है ना कि स्टार्टिंग में आपको अब मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए क्योंकि बच्चा उसी माहौल में रह रहा है। तो सेम वही चीज़ है और जिससे वे आदर और महत्व देते हैं। मान लो मैं अपने लैंग्वेज को महत्व देती हूँ तो मुझे उस अपने लैंग्वेज में मैं काफ़ी अच्छे से सीख सकती हूँ। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा ना दी जाए। अब मुझे जो है कोई कहे कि आप जापानीज़ में पढ़ने लगो, मुझे उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं, ना ही वैसा कोई माहौल रहा है, तो फिर वो बच्चा उस चीज़ को ग्रैब नहीं कर सकता है। तो ये ऐसा ये भी अपना राय दिए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का मतलब इनको लगता था कि अंग्रेज जो है ना देसी जनता का दिल तभी जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। अब आप अगर उनके ही भाषा में उनके ही लैंग्वेज में छूट देंगे तभी तो वो रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये इनका ऐसा मानना था। अब अभी हमने पढ़ा ना प्राच्यवादी के बारे में, तो ये प्राच्यवादी क्या है ये सुन लो। देखो प्राच्यवादी का मतलब होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्राच्यवादी का मतलब होता है एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग, ठीक है। और ये स्टेटमेंट में पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुंशी किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो। और अभी कोई मुंशी एग्जाम में आ जाए जिसे पता ना हो तो उसे लगेगा ये दुकान उकान वाला होगा कोई, ठीक है। बट ये मुंशी वो वाला मुंशी नहीं है, ये फारसी पढ़ना लिखना जानता है। वर्नाकुलर क्या होता है? वर्नाकुलर यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए, जो डिफरेंस है ना उसको पॉइंट करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं वर्नाकुलर। और मदरसा तो मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, ये सीखने का स्थान होता है। अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है और यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। तो मदरसा तो इजी है, बट बाकी की चीज़ें याद रखना। तो इन लोगों का कहना था, अभी हमने कहानी पढ़ी ना कि भारतीयों को अगर देसी जनता का दिल जीत सकते हैं तभी जब उसमें उन्हीं के भाषा में पढ़ने का छूट मिले, तभी तो कोई भी अजनबी जो है ये सोच सकता है कि हमारी प्रजा हमारा रिस्पेक्ट करेगी। तो ये कहानी हो गई। अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि किस तरीके से लोग जो हैं भारतीयों के जो है अतीत में जो भी ग्रंथ है उसको रिस्पेक्ट देने लगे। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया और 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पूछा गया था कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1791 में, और ये 1781 मदरसा खोला गया। ताकि वहां पे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। प्राच्यवादी का मतलब एशिया की भाषा और संस्कृत का ज्ञान रखने वाले। तो देखो सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते, कुछ लोग समर्थक थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे। तो अब यहाँ से आपका स्टार्ट होगा कि आखिर में ये क्या चाहते थे। तो देखो, पूरब की जघन्य गलतियां। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। अब मैं जब भी प्राच्यवादी बोलूंगी तो आप समझ जाएंगे ना कि मैं क्या चीज़ बोलना चाह रही हूँ। प्राच्यवादी का मतलब एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन रखने वाले लोग। संस्कृत अगर मैंने कहीं पे बोला होगा तो सॉरी फॉर दैट। संस्कृति कल्चर का गहन रखने वाले लोग, ठीक है। तो ये ना इसको काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है, प्राच्यवादी को। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का जो ज्ञान है ना वो बहुत सारा गलती है, उसमें बहुत सारे अवैज्ञानिक हैं, कोई तर्क नहीं है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य ज़्यादा मतलब सतही अगंभीर है, सीरियसनेस नहीं है उसमें। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर, मतलब तुम लोग इतना खर्च मत करो अरबी पे, संस्कृत पे, साहित्य पे। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल ज़्यादा प्रमुख था।
ये क्या था, जेम्स मिल इसके अगेंस्ट में था, प्राच्यवादियों के। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देना चाहिए। मतलब जेम्स मिल बोल रहा था कि यार तुम लोग अपने प्रजा से रिस्पेक्ट के चक्कर में कुछ भी कर लोगे क्या, मतलब उन्हीं की भाषा में पढ़ाना चाहोगे, जो वो चाहते हैं वही करोगे। तो ये मतलब इसका ऐसा मानना था कि उनकी भावनाओं को ध्यान में रख के आप शिक्षा दोगे। तो जेम्स मिल के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि देखो, शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। बेसिकली जेम्स मिल ये चाहता था कि आप जो है बस ये मत पढ़ाओ कि आप उनका दिल जीतना चाहते हो उन्हीं की भावनाओं का रिस्पेक्ट करके, हमें तो बल्कि उनको साइंटिफिक और जो टेक्नोलॉजी में हमने किस तरीके से सफलता हासिल की है, हमें ये पढ़ाना चाहिए। ये ऐसा जेम्स मिल का मानना था। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पर मैकाले जी बैठे हुए हैं, जो कि आपको पता ही है काफ़ी अंग्रेजी को सपोर्ट करते थे, लॉर्ड मैकाले, और जो कि आपका हर जगह पूछा हुआ है, और ये ना ऐसा हो भी नहीं सकता, स्टेटमेंट में पूछा था। फिर जेम्स मिल के बारे में आपने पढ़ लिया ना, वो क्या चाहता था, टेक्नोलॉजी में हमने कितना सक्सेस किया है, साइंस में कितना किया है। तो 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और भी ज़्यादा बढ़ गया, और थॉमस बैंगिंगटन मैकाले, पूरा नाम नहीं भी याद है चल जाएगा, थॉमस मैकाले भी याद है तो भी चलेगा। मैकाले जो है इन आलोचकों में सबसे ज़्यादा ये आलोचक करता था मैकाले। ये भारत को असभ्य देश मानता था मैकाले, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था, ऐसा मैकाले को लगता था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक ही खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। इनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसने भी यही चीज़ बोला कि हमको ज़्यादा प्राच्यवादी ज्ञान पे फोकस नहीं करना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। गहन ऊर्जा और आवेशक पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया, और ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने अंग्रेजी भाषा पर ज़्यादा जोर दिया था, तो वो था लॉर्ड मैकाले। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में जो विकास हुआ है ना उसको जान पाएंगे। उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को, हम अंग्रेजी पढ़ाकर लोगों को हम सभ्य सिविलाइज बना सकते हैं, उनकी रुचि, उनका जो वैल्यूज़ है, संस्कृति को हम बदल सकते हैं अंग्रेजी पढ़ाकर, ऐसा मैकाले को लगता था। तो मैकाले का जो मिंट्स था उसके आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। और ये क्वेश्चन पूछता है कि जो शिक्षा अधिनियम पारित किया गया वो मतलब उसका टाइम ये ईयर पूछता है, तो याद रखिएगा मैकाले का मिंट्स के आधार पर 1835, ये नंबर आपको याद रखना है। अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया, और इसमें फैसला लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, और कलकत्ता मद्रसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन ना दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई, सोचिए। और अब स्कूलों के लिए इंग्लिश टेक्स्ट बुक था वो भी छपने लगा। तो ये था लॉर्ड मैकाले के काम समय में। अब क्या हुआ, वुड डिस्पैच आता है यहाँ से, व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष कौन था, चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र, वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। तो ये कब आया था, 1854 में, वुड डिस्पैच। ठीक है, और इस दस्तावेज में क्या था कि भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर फिर से वही कि प्राच्यवादी की जगह पे यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। और इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से जो है भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगा। मतलब इनका मानना था कि देखो, अगर यूरोपीय शिक्षा भारतीय सीखेंगे, भारतीयों के अंदर भी होगी, तो इससे जो व्यापार कैसे होता है, वाणिज्य का विस्तार, संसाधन का जो है विकास, उसको समझने में इनको महत्व मिलेगा। ठीक है, बेसिकली बात हो रही है कि
यूरोपीय शिक्षा ज़्यादा बेटर है प्राच्यवादी से। यदि इन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया जाए तो उनका जो रुचि है, जो उनकी महत्वाकांक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसमें भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को, मतलब ये चाहते थे कि यूरोप वाली जो चीज़ें हैं ना उसको लोग अपनाएं, खरीदें, तो कहीं ना कहीं उनका फायदा ही होगा। ठीक है। वुड डिस्पैच आपको पता ही, अभी हम पढ़ रहे हैं 1854। वुड के नीति पत्र में यह भी तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक जो हमारा कैरेक्टर है ना वो भी उठेगा, इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास, मतलब कुल मिलाकर इनका फायदा ही होना था कि अगर, तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक भरोसेमंद कर्मचारी होंगे, उसकी कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, मतलब हमारी उसकी कल्चर की बात हो रही है, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति कोई दायित्व था, ना ही कोई समर्पण का भाव पैदा कर सकता है, और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। ठीक है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण हो सके। विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए थे। 1857 में जब मेरठ, हमने पढ़ा ना इसके पहले 1857 की क्रांति, आपने पढ़ा ना कि मेरठ से, बैरकपुर से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी, फिर वो दिल्ली गए, बादशाह जो हमारे जफर हैं उनको नेता बना दिया। जो पहले पढ़े होंगे एनसीईआरटी वो आराम से रिलेट कर लेंगे। तो 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। और हमेशा से क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन से विश्वविद्यालय थे जो बहुत स्टार्टिंग में ही स्थापना हो गई थी, मान लो 1857 के समय में। तो ये 3 नाम याद रखो, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। ठीक है, तो ये प्लीज़ ये नाम याद रखिएगा। और ये आपको मैं फोटो दिखाना चाहूँगी, ये है 19वीं सदी में ये बम्बई विश्वविद्यालय। नो मैटर, बट अंग्रेजों के समय या ब्रिटिश के समय या उसके पहले भी आपने देखा होगा जो चीज़ें बनाई गई थी वो आज भी एज इट इज़ वैसी ही हैं। बहुत ही, चाहे आर्किटेक्ट का काम हो, इस बिल्डिंग को ही आप देखो कितना सुंदर बनाया गया है, ये बम्बई विश्वविद्यालय है। ठीक है। और ये आपका देखो, ये कोलकाता में हुगली नदी के तट पर सेरामपुर कॉलेज है। कितने लोग कोलकाता से हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये रहा सेरामपुर कॉलेज, सोचिए उस समय का है। तो स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि मतलब इसमें कि देखो पहले लोग कहाँ पे पढ़ते थे जब स्कूल कॉलेज ये सब नहीं था, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप देख ही सकते हो, पहले ऐसा कोई बिल्डिंग्स तो था नहीं, लोग ऐसे ही कहीं पर भी 4-5 बच्चे इकट्ठा हो जाते थे, उनको पढ़ाने लगते थे। फिर जब फसल की कटाई का समय आता था तो बच्चे नहीं आते थे, तो पहले इस तरीके से पढ़ाई होती थी। तो वही इसमें आपको मिलेगा, जो कि मैंने आपको 2-3 लाइन में ही समझा दिया। कोई बेंच, कोई टेबल, कोई बोर्ड, ऐसा कुछ नहीं होता था पहले। जैसे कि विलियम एडम की एक रिपोर्ट आई 1830 के दशक में, स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। तो एडम ने रिपोर्ट तैयार की, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट इन्होंने तैयार किया, घूम घूम के सारी चीज़ें बनाई थी। एडम ने पाया कि बंगाल, एक बार इस फोटो को देख लो किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। ये टीचर हैं और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं। देख लिया फोटो ना, अब समझ में आ जाएगा। देखो, एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिसमें 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी या 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। ठीक है। शिक्षा का जो तरीका है ना काफ़ी फ्लेक्सिबल था, लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित थी, छपी हुई कोई किताबें नहीं थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियाँ भी नहीं थी, ब्लैक बोर्ड भी नहीं होता था, कोई अलग से कक्षा नहीं थी, और बच्चों का अटेंडेंस लेने का भी कोई इंतजाम नहीं था। सालाना इम्तिहान हो गया, टाइम टेबल, ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं थी। और आपने देखा होगा कुछ पाठशालाएं तो बरगद की छांव में ही चलती थी, तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था, और उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी उनकी फीस। आपको पता है अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी
और क्या पढ़ना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षा में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक साथ बैठकर पढ़ते थे और अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे और कटाई और अनाज निकल जाने के बाद से पाठशाला को दोबारा से शुरू कर दिया जाता था। ठीक है, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है और इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे, क्योंकि मान लो अब फसल कटाई का समय है और उस समय स्कूल चलेगा तो कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये इस तरीके से चल रहा था। एडम ने अपनी रिपोर्ट में सारी जानकारी दे दी। अब नई दिनचर्या, नए नियम। देखो, 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान जो है मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में काफ़ी ज़्यादा दखल नहीं दिया, क्योंकि जो कंपनी थी ना वो उच्च शिक्षा पे फोकस करती थी, छोटे मोटे जो है उस पर नहीं करती थी, इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ली। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर भी बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियम और नए नियमित निरीक्षण के जरिए पाठशालाओं को व्यवस्थित करना चाहती थी। और उसने क्या किया, प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा दे दिया और पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना, अध्यापन की स्थिति में सुधार लाना। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित। ये स्टेटमेंट में पूछा हुआ था कि कंपनी किस पे ज़्यादा फोकस करती थी, उच्च शिक्षा पे, उसके लिए उसने क्या किया, तो ये आपको बताना होगा। नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाए और अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा। विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए परीक्षाओं की भी रूपरेखा तैयार की जाने लगी। इसके पहले कोई परीक्षा नहीं होती थी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठें और डिसिप्लिन को फॉलो करें, ऐसा स्टूडेंट से कहा गया। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलेंगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। ठीक है, इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और नया नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे। ठीक है, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। बट नई व्यवस्था में काफ़ी डिसिप्लिन हो गया। आपको डेली स्कूल आना है, आपको आपकी सीट फिक्स है और एग्ज़ाम्स भी होंगे। और अब पहले क्या था कि फसल कटाई के समय पे स्कूल बंद हो जाता था, अब क्या है कि बंद नहीं होगा। तो नई व्यवस्था में डिसिप्लिन काफ़ी था कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घर के बच्चे खेतों में काम करने जाते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता है तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। ये अब ऐसा कंपनी ने बदलाव किया था। इसका विरोध हुआ, जो कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया, वो अब हम पढ़ेंगे यहाँ से। तो राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। ऐसा नहीं कि बस अंग्रेज ही हैं। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी का काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका था। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया, मतलब उन्होंने अंग्रेजों से बोला कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा एजुकेशन पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। बट ये डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध भी थे, जिसमें से थे 2, महात्मा गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इन दोनों के विचार भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। महात्मा गांधी जी कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। ठीक है, इनका कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने मतलब कि इसके इफेक्ट से लोगों को लगने लगा है कि पश्चिमी जो सभ्यता है ना वो काफ़ी अच्छी है हमारी सभ्यता से, और अपनी संस्कृति के प्रति उनका जो प्राउड था ना, उनका जो गौरव था वो नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी जो है उन्होंने कहा कि शिक्षा में विष भरा हुआ है या पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पश्चिमी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी का क्या विचार था, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए।
तो इसलिए स्किप मत करो, पूरा लास्ट तक वीडियो देखा करो। इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले, इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। मतलब उनकी रुचि ब्रिटिश शासन का जो था ना, उस कल्चर, उसके प्रति ज़्यादा हो गया था। महात्मा गांधी फिर कैसी शिक्षा चाहते थे? तो महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा, जो एजुकेशन है ना, उसको मतलब पक्षधर थे, जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इवन आपने ये क्वेश्चन पूछता है, जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस समय उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि देखो, शिक्षा संस्थानों को छोड़ दो और अंग्रेजों को बताओ कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बोला था राष्ट्रीय आंदोलन के समय कि तुम लोग शिक्षा संस्थान को छोड़ दो, विद्यार्थियों से कहा था। जो नहीं छोड़ सकता है वो ना आए, ठीक है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषा में ही होनी चाहिए। ये चाहते थे कि हमारे भारतीय भाषा में एजुकेशन होना चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजों में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने लिखने पर केंद्रित है। उसमें जो पाठ्य पुस्तक पर जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए, ठीक है। ये कहते थे कि आत्मा और हमारा दिमाग विकसित होना चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता, मतलब पढ़ने लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती है। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं, जानना पड़ता है विभिन्न चीज़ें किस तरीके से काम करती है। इसके लिए उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। तो ये थे पश्चिमी शिक्षा के खिलाफ, और इनके क्या विचार थे वो भी आपने इसमें पढ़ लिया। ये हमारे महात्मा गांधी हैं और ये हमारे टैगोर जी हैं। अब इनका क्या मानना था? क्या ये भी गांधी जी की ही तरह पूरी तरीके से खिलाफ थे? देखो, गांधी जी तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, जीरो। बट ये जो है थोड़ा बहुत करते थे, तो वो भी आपसे पूछा जाएगा, जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये देखो, टैगोर का शांति निकेतन। तो आखिर में शांति निकेतन हमेशा पूछता है, तो इसलिए आपको पूरा पढ़ना चाहिए। देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। शांति निकेतन कब शुरू किया था? टैगोर जी ने 1901 में। और यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। मतलब इन्होंने अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है। देखो, यही तो आज हमारे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें क्या है, बच्चे पहले स्कूल नहीं जाना चाहते थे, रोते थे, क्योंकि जो घर का माहौल, खेलने कूदने, कोई भी चीज़ अपने मन से करने की आज़ादी उनको स्कूल में नहीं मिलती थी। बट अब देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, या फिर जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अब बच्चों का मन करेगा स्कूल में, सेम वही चीज़ ये फॉलो करने लगे उस समय पे। तो टैगोर जी ने फील किया था कि जब मैं बच्चा था तो मुझे मन नहीं होता था स्कूल जाने का, दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल काफ़ी दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मन चाहा कभी नहीं कर पाते थे। उनको एक डिसिप्लिन में रहना पड़ता था। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। तो ऐसा टैगोर का अपना खुद का एक्सपीरियंस था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभव ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रहें। देखो, अगर स्कूल में बच्चा खुश रहेगा, अपने मन से उसको करने की आज़ादी मिलेगी, तो बच्चा स्कूल जाएगा। तो सेम इनकी भी थिंकिंग ऐसी हो गई कि ये चाहते थे कि यार ऐसा स्कूल होना चाहिए जहाँ पे बच्चा खुश रहे, जहाँ पे बच्चा मुक्त हो, उसको कुछ भी करने की आज़ादी हो, वो रचनाशील हो, जहाँ वो अपने विचार आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने तो डिसिप्लिन कर दी थी कि भाई तुम्हें तो डेली स्कूल आना है। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देता है। एग्जाम पे फोकस करता है, डिसिप्लिन इतना ज़्यादा बना देता है कि बच्चे डर में रहते हैं। बच्चे का जो क्रिएटिविटी है ना, वो बाहर नहीं आ पाती है टैगोर के मुताबिक, और जो कि रियलिटी है। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मकता
शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में, ना कि जो आपने खुद क्रिएट किया हो। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी। यहाँ से शांति निकेतन संस्था का निर्माण होता है, ठीक है, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, मतलब बहुत सारे जो कुछ मामले थे उसमें इनकी जो सोच थी एक जैसी थी, बट फिर भी दोनों के बीच में फ़र्क था, क्योंकि गांधी जी तो पश्चिमी सभ्यता और जो टेक्नोलॉजी है ना उसके काफ़ी कट्टर आलोचक थे, मतलब एकदम से क्रिटिसाइज करते थे, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। बट टैगोर जी आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे, मतलब कि दोनों का मिश्रण होना चाहिए, ठीक है, ऐसा टैगोर जी चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्योंकि देखो जो पश्चिमी जो शिक्षा है वो यही तो चाहती थी ना, टेक्नोलॉजी का भी चाहती थी कि उस पर जोर दिया जाए, तो इन्होंने ऐसा किया, साइंस और टेक्नोलॉजी की शिक्षा पर भी जोर दिया, कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सारे जो लोग हैं इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में चाहते थे कि चेंज होना चाहिए। उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। तो इस तरीके से लोगों के अपने अपने विचार थे। तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अब ये बहुत आसान है। विलियम जोन्स आपने सबसे पहले पढ़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर है, मैकाले है, महात्मा गांधी हैं, पाठशालाएं हैं। और यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, गुरु, प्राकृतिक परिवेश में परीक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध कौन थे तो आपको पता ही होगा अच्छे से। तो ये आपको मिलान करना है, बहुत आसान है, ठीक है। बाकी अब इसमें और कुछ ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो आज हमने पूरा 35 मिनट में पूरा ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो आपका 6 भी कंप्लीट हो चुका है। एंड ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऐसे ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मैं अभी आपको बाद में कराऊंगी ना। ये एनसीईआरटी खत्म होने वाली है, इस हफ्ते में ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद से आपका पीवाईक्यू स्टार्ट हो जाएगा। और देन शॉर्ट्स में हम बीच बीच में नोट्स भी अपना मैं आपका मैं खुद तैयार करके आपको पढ़ाती जाऊंगी। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार से इस बार का रिजल्ट अच्छा होने वाला है। भले से 2000 बच्चे देख रहे हैं, और अगर 2000 बच्चों का भी क्लियर होता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जरूरी नहीं है कि 20 लाख देख लें, 10 लाख देख लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कम जो जितने लोग देख रहे हैं एटलीस्ट उनका तो होना ही चाहिए क्लियर, ठीक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ऐसे मोटिवेशन बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सुबह 12 बजे वाली पॉलिटी जरूर देखना।